हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में ग्रामीण परिवेश का हम हल करेंगे क्वेश्चन। और इसमें से ये जो 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था लेखपाल का, उसके हैं ये क्वेश्चन। इसके पहले हमने जीएस का और हिंदी का सॉल्यूशन डाल दिया है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख तथा सरकारी लेन देनों में पारदर्शिता लाने के लिए कौन सी वेबसाइट तैयार की गई है। तो उस समय एक वेबसाइट तैयार की गई थी जिसमें जो वित्तीय व्यवस्था है उसके देख रेख के लिए तैयार की गई थी। तो वो कौन सी वेबसाइट थी? वो थी कोसवानी। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 898 मतलब 898 से वर्ष 2011 में कितना पहुंच गया, कितना हो गया। तो लिंगानुपात 2011 का हमें कुल मिला के बताना है। तो उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 2011 की अगर बात करें तो फ्रेंड्स कितना हो गया है? 912 हो गया है। हमने जो यूपी स्पेशल के वीडियोस बनाए हैं उसमें भी हमने ये लिंगानुपात हो या पूरा जनगणना को पढ़ा दिया है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और यदि हम बात करें कि पूरे देश का लिंगानुपात तो 943 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आया था, किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है। मतलब उत्तर प्रदेश का एक मंडल है जो कालीन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा मंडल था? वो है मिर्ज़ापुर। तो अपने पास और जो दूसरे ऑप्शन थे वो थे आजमगढ़ था, देवीपाटन था, अलीगढ़ था, और इसमें से एक था मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर इसमें सही है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आया था, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है। प्रश्न आया था कि जमाबंदी से क्या तात्पर्य है, अर्थात जमाबंदी क्या है। तो इसमें से देखिए ऑप्शन थे हमारे पास क्या? मैपिंग सीट, भू अभिकारों के प्रलेख, पटवारी के नक्शे की कपड़े की कॉपी, और डी ऑप्शन था इसमें कृषि प्रलेख। तो इसमें से बी ऑप्शन सही था फ्रेंड्स, भू अधिकारों के प्रलेख। मतलब कि जो लेखपाल होते हैं वो जो भूमि में किसका अधिकार है, ये सारा जो वो लोग ब्यौरा रखते हैं, वही इसमें से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं। आप फ्रेंड्स जानते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की मिलें होंगी? इस्पात, बेलनी, कपड़ा, चावल और चीनी। तो आप जानते हैं चीनी की होंगी, क्योंकि यहाँ पर गन्ना का उत्पादन फ्रेंड्स अपने पूरे भारत में से सबसे ज़्यादा यहीं पर होता है। तो इसलिए गन्ना का उत्पादन हो गया, या फिर हम कह लें आलू का उत्पादन है, या गेहूं का उत्पादन है। तो इन सारे उत्पादन में अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न आया था, SGSY। ठीक है, SGSY इसका पूरा नाम बताना था। SGSY का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम था, देखिए ऑप्शन थे अपने पास क्या? स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना, SGS है ना। ठीक है। दूसरा देखिए क्या आया था ऑप्शन? स्वर्ण जयंती ग्राम सुरक्षा योजना। तीसरा ऑप्शन आया था इसमें फ्रेंड्स स्वर्ण जयंती ग्राम सेवा योजना। और चौथा ऑप्शन आया था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो SGSY का जो पूरा नाम है वो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो इसका डी ऑप्शन सही था। अगला प्रश्न आया था, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। आप हेक्टेयर जानते हैं क्या होता है कि 100 बाई 100 का मतलब 100 मीटर गुणे 100 मीटर का जो क्षेत्र होता है वो 1 हेक्टेयर होता है। लेकिन अगर हम बीघे की बात करें तो 1 बीघा में हेक्टेयर कितना होता है, ये हमें फ्रेंड्स क्या करना है, बताना है। तो 1 बीघा में जो हेक्टेयर होते हैं वो होते हैं, कितने होते हैं, ये देखिए डी ऑप्शन इसका देखिए 0.2529, ये होता है क्या, हेक्टेयर। तो 1 बीघे में हेक्टेयर होते हैं 0.2529 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन आया था, कौन से शास्त्रीय नृत्य रूप का उत्तर प्रदेश में उद्भव हुआ। मतलब उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य लोकप्रिय है या यहाँ पर शास्त्रीय नृत्य वो किया जाता है। ऑप्शन था घूमर,
दूसरा था कथक, तीसरा था भरतनाट्यम और चौथा था कुचिपुड़ी। तो इसमें देखिए कथक अपने यहाँ का क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। घूमर नृत्य जो है, ये घूमर नृत्य शास्त्रीय नृत्य नहीं है, लेकिन ये राजस्थान में किया जाता है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और कुचिपुड़ी जो है, ये कुचिपुड़ी है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य। और जैसे हम अगर मोहिनी अट्टम की बात करें तो वो केरल का है। तो इस प्रकार से ये नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, मतलब जनसंख्या घनत्व कितना था। ऑप्शन थे अपने पास 920, 620, 720 और 829। तो ये फ्रेंड्स आया था क्वेश्चन। तो हमें बताना है कि जनसंख्या घनत्व कितना है यूपी का 2011 की जनगणना के हिसाब से। तो इसका डी ऑप्शन देखिए 829, 829 जन घनत्व है। और पूरे भारत का जन घनत्व कितना है, 382, 382 वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति पूरे भारत के हिसाब से रहते हैं। और उत्तर प्रदेश में 829 लोग एक वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अगला प्रश्न आया था फ्रेंड्स, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने ... करोड़ रुपए प्रावधान किए। तो ये फ्रेंड्स एक प्रकार से करंट का क्वेश्चन था उस समय। तो उस समय के हिसाब से ये जो आवंटन हुआ था, ये हुआ था 685 करोड़ का। ठीक है, तो ये करंट का ही क्वेश्चन था उस समय का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, 18 मंडल हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के अंतर्गत 2022 तक देश में हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों में क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर कितने लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना होगा या कराना चाहिए। तो ये फ्रेंड्स उस समय जो वो की गई थी, एक योजना चलाई गई थी, तो उसके हिसाब से पानी की उपलब्धता कितना कराना था, 70 लीटर के हिसाब से कराना था। वर्तमान में जो नल से जल योजना चल रही है ना, हर घर जल योजना चल रही हैं, तो ये योजनाओं को भी 2020 तक पूरे करना है। और ये इस हिसाब से हैं कि हम व्यक्तियों को नल से जल पहुंचा देंगे, मतलब कि उनको सप्लाई का पानी प्रत्येक घर में हम पहुंचा देंगे, ताकि लोगों को अच्छा पानी मिल सके, शुद्ध पानी पीने को मिल सके। क्योंकि कहीं कहीं ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष में MGNREGA मतलब मनरेगा है ना, तो मनरेगा प्रारंभ किया गया। तो मनरेगा उत्तर प्रदेश में कब प्रारंभ किया गया, ये फ्रेंड्स क्वेश्चन था। तो उत्तर प्रदेश में देखिए ऑप्शन थे क्या, 2008, 2005, 2006, 2007। तो 2006 में उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था ये। और पहले ये नरेगा नाम से शुरू किया गया था। तो नरेगा नाम से शुरू किया गया था 2005 में, फिर इसका नाम मनरेगा बाद में हुआ था। अगला क्वेश्चन आया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का कौन सा राज्य है, मतलब इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन थे हमारे पास 5वां, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आप जानते हैं कि चौथा स्थान है ये। इससे बड़े जो हैं वो क्या, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है और फिर महाराष्ट्र है, और चौथे नंबर पे अपना यूपी है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है ये। यहाँ पर पूरे भारत की जो जनसंख्या है उसकी जनसंख्या से लगभग 17.5% जनसंख्या यहीं पर रहती है। और ये है 2011 की जो जनगणना है उसके हिसाब से ये 29 करोड़ 98 लाख ऐसे ही कुछ इसकी जनसंख्या बनती है यूपी की। अगला क्वेश्चन आया था, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक जो चली थी,
में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के जो व्यक्ति हैं उनके लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का क्या स्तर क्या है। मतलब कि जो 9वीं वार्षिक योजना थी, पंचवर्षीय योजना थी, तो उसमें से बताना है कि जो व्यक्तियों की बीपीएल फैमिलीज की वार्षिक आय थी उसका स्तर क्या था। उसका स्तर क्या रखा गया था, तो ये रखा गया था वार्षिक स्तर 20,000 रुपये। मतलब कि 20,000 रुपये प्रतिवर्ष से अगर किसी की व्यक्ति की आय कम है तो वो व्यक्ति क्या है कि बिलो पॉवर्टी लाइन पे है, मतलब कि वो गरीब है। अगला देखिए क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश में प्रमुख रेल इंजन संयंत्र कहाँ पे है। मतलब रेल के जो इंजन है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ बनते हैं, ये प्रश्न था फ्रेंड्स। तो इधर पे देखिए ऑप्शन था फतेहपुर क्षेत्र, मुगल सराय क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अलीगढ़ क्षेत्र। तो जानते हैं आप फ्रेंड्स क्या, मुगल सराय। ये मुगल सराय बनारस के पास में है और यहाँ जो डीजल से बनाने वाले लोकोमोटिव इंजन्स हैं उनको यहाँ पे बनाया जाता है। यहाँ पर रायबरेली है, यहाँ पर रेल की जो बोगी हैं उसकी बनाने की फैक्ट्री है। और अगर हम वहाँ दक्षिण भारत में चले जाएं तो चेन्नई में भी है बनाने की फैक्ट्री। तो इस प्रकार से भारत में कई जगह पर रेल की फैक्ट्री हैं जहाँ पर उसके प्रोडक्ट्स या उसके जो पार्ट हैं वो बनते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है सिवाय, मतलब कि बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण है लेकिन किसके सिवा, इनमें से किस चीज को छोड़कर। ये ऑप्शन, ये फ्रेंड्स ये प्रश्न है। तो इसमें से देखिए पहला था हमारा क्या, नगरीय औद्योगिक संपदाओं में, दूसरा था सड़कों एवं रेल पटरियों के साथ साथ, तीसरा था निम्नीकृत वन आरक्षित क्षेत्रों में, चौथा था फसल के लिए अनुपयुक्त सार्वजनिक भूमि पर। मतलब कि इनमें से देखिए सड़कों के किनारे लगा दिए जा सकते थे पेड़ और निम्नीकृत जो वन क्षेत्र था वहाँ पे लगा सकते थे और फसलों के लिए जो अनुपयुक्त था वहाँ पर लगा सकते थे। लेकिन जो ये नगरीय औद्योगिक संपदाएं हैं यहाँ पर पेड़ लगाने की मुहिम नहीं चलाई गई। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ए सही है इसका। अगला देखिए क्या आया था क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। ये प्रश्न था फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश में राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था। तो इसमें से देखिए पहला ऑप्शन था अपने पास 1956, दूसरा ऑप्शन था 1945, तीसरा था 1947 और चौथा था 1952। तो इसमें से दूसरा ऑप्शन इसका सही है 1945। अगला देखिए, अंबेडकर विशेष रोजगार योजना AVRY के अंतर्गत सामान्य श्रेणी लाभार्थियों के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशतता एवं अधिकतम आर्थिक सहायता सब्सिडी धनराशि क्या है। मतलब कि सब्सिडी, इस योजना के तहत सब्सिडी कितनी देने का प्रावधान किया गया था। तो वो 33%, मतलब लागत का 33% या फिर 7,500 रुपये है ना, इतना किया गया था। अगला था मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जो मिड डे मील प्रोग्राम जो चल रहा है, इसके अंतर्गत मध्याह्न भोजन के पकाने, परोसने व उपभोग करने में स्वच्छता का ध्यान रखने के लिए जांच पड़ताल कितनी आवृत्ति में किया जाना चाहिए। मतलब कि इसकी स्वच्छता को अगर जांच करना है तो वो किस हिसाब से हम जांच करें, किस साइकिल में, त्रैमासिक, साप्ताहिक, पाक्षिक या दैनिक। तो ये दैनिक ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हम डेली उसका ऑब्जर्वेशन करें कि मिड डे मील में खाना सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, स्वच्छता सही से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये डेली का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आया था, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। 50%, 10%, 20%, 33%। तो 33% इसका ऑप्शन सही है। लेकिन कुछ राज्यों ने क्या किया है कि 50% का आरक्षण भी देने लगे हैं। जैसे कि अपना ये बिहार हो गया, तो ये भी क्या कर रहा है कि 50% का आरक्षण देता है। अगला क्वेश्चन आया था, ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। मतलब कि जो ब्रिटिश शासन के लोग थे, जब यहाँ ब्रिटिश थे, तो उस समय
जो ये भूमि का पंजीकरण था वो कौन करता था? तो ऑप्शन है लिपिक, लेखपाल, काजी, राज्यपाल। तो लिपिक इसमें से क्या करता था? उस समय भूमि का पंजीकरण करता था कि भूमि का जो मालिक है वो कौन है, इस तरह की कार्य। अगला है राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश में? तो आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 31 हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी अपने पास ऑप्शन से 29 था, 40 था और 62 था। और यदि हम बात करें कि अपने यहाँ पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो 80 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं और 403 सीटें यहाँ की विधानसभा में हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये सीटें हैं। अगला क्वेश्चन आया था, बीपीएल सूचियों में छूटे हुए बीपीएल परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की गई? तो उस समय देखिए समाजवादी सरकार थी, तो उसने समाजवादी पेंशन स्कीम एक शुरू की थी, जिसमें से जो बीपीएल के लोग छूट गए थे उनको उस योजनाओं का लाभ मिल सके। तो इसका चौथा ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, जो कि आखिरी क्वेश्चन था, ये है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायिक सेवा के रूप में कार्य करता है? मतलब न्यायिक सेवा के रूप में जो अधीनस्थ रूप में काम करता है, तो इसमें देखिए ऑप्शन थे पीलीभीत जिला न्यायालय, बांदा जिला न्यायालय, इटावा जिला न्यायालय और चौथा था चंदौली जिला न्यायालय। तो इसमें से फ्रेंड्स इसको सी को माना गया था आंसर। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे सारे के सारे फ्रेंड्स हो गए। अब इसमें से जो एक दूसरे शिफ्ट का भी पेपर था फ्रेंड्स, उसको हम एक साथ बनाने की कोशिश करेंगे कि आप उसको एक साथ ही देख लें। तो फ्रेंड्स इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको इसमें से कुछ जानकारी मिलती है तो वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।